हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये दोनों जो संविधान संशोधन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हालाँकि इस पे हम बहुत पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके थे, लेकिन हमारा जो पहले वाला चैनल था, वो डिलीट हो चुका था। इसलिए अब हम इस नए चैनल पे अपना ये वीडियो डाल रहे हैं। हालाँकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस ये जानकारी के लिए आपको डाल दे रहे हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं। वीडियो को पहले मूल ढाँचा को तैयार करते हैं कि आखिर 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन को लाने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 13 है वो ये कहता है कि संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो। ये बात अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकार का हनन हो ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता संसद के द्वारा। संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती। लेकिन फिर आगे चल के क्या होता है कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची को लाया जाता है। नवीं अनुसूची में ये बात कह दिया जाता है कि अगर कोई कानून नवीं अनुसूची में हो तो उसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ऐसा ही एक मामला आता है शंकरी प्रसाद मामला 1951 में भी में ये मामला आता है और शंकरी प्रसाद मामला में ये कहा गया कि जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि जो संसद है उसको मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। क्योंकि उस समय जो देखा जाए तो उस समय जो संसद थी वो सर्वोच्च थी और जो न्यायपालिका थी वो एक तरह से थोड़ा कमज़ोर थी, इसलिए इसको लाया संसद ने ऐसा फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर जैसे ही न्यायपालिका मजबूत हुई मजबूत होने के बाद फिर गोलकनाथ मामला आता है 1967 में। इसमें वही भूमि सुधार से संबंधित मामला था और इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। ये गोलकनाथ मामला 1967 में कहा जाता है। हालाँकि जैसा कि नवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाए गए थे जिसके तहत इसमें ये भी था गोलकनाथ मामला के बाद फिर जो प्रथम संविधान संशोधन में यही मामला दिया गया था कि भूमि सुधार से संबंधित था, सरकार किसी की भूमि पर अपना कार्य के लिए उसको छीन सकती थी, ऐसा ही मामला था। तो इस हिसाब से केशवानंद भारती एक होते हैं केरल के मठ के जो एक मुखिया होते हैं, संत होते हैं। उनके बहुत सारा भूमि होता है वहाँ पे केरल में, तो उनकी भूमि को भी सरकार वहीं से एक तरह से उनको छीन लेती है सरकार उनकी भूमि को और वही भूमि के खिलाफ वो अपने न्यायालय नहीं जा सकते थे क्योंकि वो तो मूल अधिकार से संबंधित नहीं था। तो इसके खिलाफ वो क्या करते हैं कि फिर बाद में चल के एक याचिका दायर करते हैं भूमि सुधार उनका एक याचिका ये था कि मूल अधिकार में संशोधन की क्या सीमा होनी चाहिए? क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? ऐसा केशवानंद भारती जो थे वो अपना प्रस्ताव याचिका दायर करते हैं और केरल के हाई कोर्ट में इस याचिका को दायर किया जाता है। हालाँकि केरल के जो हाई कोर्ट से वो तो हार जाते हैं और उसमें ये भी बताया जाता है कि जो मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति जो 368 अनुच्छेद के तहत है वो संसद के पास है। लेकिन फिर वहाँ से भी केशवानंद भारती नहीं मानते हैं और चले जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका को रखते हैं कि मूल अधिकार में संशोधन के लिए क्या सीमा होना चाहिए। तो वहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ा जजमेंट होता है जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती मामला, जो कि करीब 68 दिनों तक चला था। 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जज के मैंने यहाँ पे ये फैसला दिया कि संसद जो है वो मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। हालाँकि यहाँ पर भी केशवानंद भारती जो थे वो हार जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी संसद यही न्यायपालिका यही कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि जो संसद है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। और इस पे 7 जो जज थे वो उन्होंने हाँ पक्ष में जवाब दिया, इसको मत दिया और 6 ने इसको नकारात्मक जवाब दिया, जिसके कारण यह फैसला एक तरह से लागू हो गया कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत जो संरचना है उसमें बदलाव नहीं कर सकती। हालांकि मूलभूत संरचना को आज तक न्यायपालिका परिभाषित नहीं कर पाई है कि मूलभूत संरचना आखिर है क्या। तो ये था केशवानंद भारती मामला में इस तरह के बात को बोला गया, लेकिन फिर बाद में 39वां संविधान संशोधन को लाया जाता है
और 39वां संविधान संशोधन उस समय मतलब लाया जाता है। यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था, जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। उस समय जो राजनारायण एक नेता थे, उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि जो इंदिरा गांधी है वो इलाहाबाद मतलब जो था उनका क्षेत्र था, उधर से मतलब अवैध तरीके से वोट हासिल की है। तो इस हिसाब पे इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है वो इसकी जांच करके हम उनको प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी उनको अपने पद से हटने के लिए बोलती है। तो फिर वही लाया जाता है, 39वां संविधान संशोधन 1975 में लाया जाता है। और इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इसके पास है, न्यायपालिका के पास है, उसको यहाँ से हटा दिया गया। बोला गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष ये सबसे संबंधित विवाद को न्यायपालिका को देखने की शक्ति नहीं है। यह बात 39वां संविधान संशोधन में कहा गया। फिर आके आ गया कि यह कहा गया कि यह तय किया गया कि इसमें संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब संसद अपनी कमेटी नियुक्त करेगी, वही इसका जो विवाद होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष ये सबसे वही जांच करेगी। 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियम को जोड़ दिए गए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में अगर कोई अधिनियम को जोड़ दिया गया तो उसके खिलाफ कोई न्यायालय नहीं जा सकता। इस बात को यहाँ पे जोड़ा गया। फिर 39वां संविधान संशोधन के बाद की अगर बात करें तो फिर 42वां संविधान संशोधन जो आता है 1976 में आता है। और इसमें एक तरह से जो संसद को सर्वोच्च बनाने की प्रक्रिया को लागू किया गया कि इसमें संसद को सर्वाधिक सर्वोच्च बना दिया गया। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और यह जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे भी लाया गया था इसको, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्हीं की सिफारिश पे इसको लाया गया। संविधान की प्रस्तावना में पंथ जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता तीन शब्द को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया इसी के तहत, जो कि भाग 4 के क या फिर 51 के अनुच्छेद 51 के क में है, उसको भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। फिर अगर आगे बात करें तो इसमें एक कहा गया कि कैबिनेट की सलाह मानने के लिए जो राष्ट्रपति को एक तरह से बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति के पास अगर जो संसद कोई प्रस्ताव भेजती है, कोई कानून भेजती है, तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पे बाध्य कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन में। प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई। मतलब अधिकरण जो कि मतलब आगे चल के इसको भाग 14 के क में जोड़ा गया। मतलब इसको अधिकरणों को, तो अधिकरण का मतलब वो होता है कि अगर मान लें कि न्यायपालिका के पास बहुत सारा जो मामला है, बहुत सारा मामला आ रहा है, तो उसके लिए जो सरकार न्यायपालिका होती है या फिर जो सरकार होती है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का गठन करती है, एक अर्ध न्यायिक संस्था का गठन करती है, जो कि मतलब न्यायपालिका के बोझ को कम करने के लिए होता है। तो उसी का यहाँ पे प्रावधान किया गया, व्यवस्था किया गया कि मतलब न्यायपालिका की शक्ति को कम करने के लिए, ताकि जो न्यायपालिका है उसकी सारी शक्ति को अर्ध न्यायिक संस्था को दे दिया जाए। इस तरह के प्रावधान किए गए। फिर आगे चल के वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पे 2001 का लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों को संख्या को निश्चित कर दिया गया 2001 तक के लिए। लेकिन ये तो खैर आज तक वही है जो कि 1971 में था, वो भी आज तक वही सीट को रखा गया है। फिर संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। मतलब अगर कोई संविधान संशोधन सांसद करती है तो उस पे मतलब न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस तरह के प्रावधान यहाँ पे किया गया। आगे बात करें तो आगे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रीट जारी करने की जो शक्ति थी उसमें भी कटौती कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। फिर जो लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल था 5 वर्ष, उसको भी 6 वर्ष कर दिया गया इसके तहत फिर 6 वर्ष कर दिया गया। फिर आगे की बात करें तो जो डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु कानून के मतलब इसमें यह व्यवस्था किया गया कि डीपीएसपी के जो मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उनके क्रियान्वयन हेतु कानूनों को इस आधार पर अवैध नहीं करार किया जा सकता कि कानून मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। मतलब यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक तरह से सर्वोच्च बनाने की प्रक्रिया को किया गया क्या, ताकि अगर कोई कानून को इस आधार पे मतलब ठीक या अवैध करार किया जा सकता है कि वो मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। फिर अगर आगे की बात करें तो इसमें ये कहा गया कि संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई संसद को।
तथा यह स्पष्ट किया गया कि कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे, मतलब मौलिक अधिकार से प्रभावित कानून नहीं होगा। फाइनली देखा जाए तो इसमें संसद को सर्वोच्च बनाने की प्रक्रिया ही है, ताकि संसद को मतलब एक तरह से शक्तिशाली बनाया गया। नीति निर्देशक तत्व में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 तत्वों को जोड़ा गया। पहला तो ये जोड़ा गया कि सभी जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 के ए के तहत, अनुच्छेद 39 के ए में ये जोड़ा गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जोड़ा गया। फिर आगे बात करें तो इसमें ये कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को सहभागिता, ये बात भी 43 के ए में जोड़ा गया अनुच्छेद। फिर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना, ये भी 48 के ए के तहत जोड़ा गया, इसी के तहत मतलब 42वां संविधान संशोधन में। फिर इसमें ये कहा गया कि भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीयपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई, मतलब भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीयपात का घोषणा कर सकती है सरकार। या फिर आगे बात करें तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि 6 माह थी उसको 1 वर्ष कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। फिर आगे कहा गया कि किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था को गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार, शक्तियां दी गई है। मतलब अगर राज्य में कोई ऐसा कानून या गंभीर स्थिति है तो वहाँ पे केंद्र अपनी शक्ति को भेजेगा, मतलब सशस्त्र बलों को भी भेज सकता है। और फिर 5 जो विषय थे राज्य सूची में, मतलब राज्य सूची वो होता है जिसपे सिर्फ राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची पे सिर्फ संघ यानी केंद्र कानून बना सकता है, या फिर समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस विधि को मतलब राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। क्या क्या था वो? तो एक था शिक्षा, फिर था वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का जो गठन एवं संगठन है, इसको भी मतलब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या क्या? जो एक शिक्षा है, वन्य जीव है, पक्षियों का जो संरक्षण है वो है, नापतौल एवं न्याय प्रशासन है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये सब दे दिया गया समवर्ती सूची में, ताकि उस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सके। यहाँ पे तो उनका अपना केंद्र के कानून बनाने से मतलब था, तो एक तरह से यहाँ पे वही दिया गया। फिर आगे बात करें तो संसद एवं राज्य विधानसभाओं के जो कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। मतलब कोरम में होता है कि जब तक सांसद के किसी भी बैठक में 1/10 सदस्य, मतलब टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य नहीं भाग लेंगे तो वह जो बैठक है वह मतलब एक तरह से अमान्य हो जाएगा, तो वही कोरम व्यवस्था है, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया। फिर अखिल भारतीय विधि की सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई यहाँ में। फिर जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के किसी सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया इसके तहत। तो ये था मतलब 42वां संविधान संशोधन। और फिर 43वां संविधान संशोधन 1977 में आता है, 1976 के बाद। और उसमें ये कहा गया कि मतलब जो न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्राधिकार को पुनः स्थापित कर दिया। मतलब जो रिट जारी करने में कटौती किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, उसमें को इसमें पुनः लागू कर दिया गया, तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को भी समाप्त कर दिया गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन में दिया गया था। फिर आगे चल के इंदिरा गांधी के बाद फिर एक मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जो कि जनता पार्टी की सरकार होती है। उसने 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया। और वही जो उसमें उसमें 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक उसका उल्टा यहाँ पर हो गया। उल्टा में यह हुआ कि जहाँ पे वहाँ कार्यकाल को जो लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। जो कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, उसको फिर से कोरम व्यवस्था को यहाँ पर लागू कर दिया गया। यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के संदर्भ को भी हटा दिया गया। फिर आगे बात करें तो संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों के खबरों के समाचार पत्र में प्रकाशन और संवैधानिक संरक्षण किया गया। मतलब संसद एवं राज्य विधानमंडल की कोई भी कार्यवाही को कोई भी मीडिया अपनी समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकते हैं, इसको संवैधानिक संरक्षण दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगर आगे बात करें तो इसमें एक कहा गया कि कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, जबकि वहां पे बाध्यता कर दिया गया था कि नहीं आपको हस्ताक्षर करना ही है
लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। हालांकि अगर पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, मतलब दोबारा अगर संसद उसको मतलब संशोधित करे या ना करे करके दोबारा भेजती है, तो उस पर राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि हाँ आपको हस्ताक्षर किया जाएगा। मतलब एक बार पुनर्विचार की शक्ति को यहाँ पे दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। अध्यादेश को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासकों की अंतिम संस्तुति वाले जो उपबंध थे उसको भी हटा दिया गया। मतलब जो राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसपे प्रशासकों का मतलब सलाह लेने के लिए उसमें कहा गया था, उसको भी उपबंध को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अगर आगे बात करें तो आगे यहाँ पे कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को पुनः दे दिया गया। राष्ट्रीयवाद के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को रोको। मतलब यहाँ पे कहा गया मतलब कि आंतरिक अशांति का जो शब्द राष्ट्रीयवाद में था उसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट के लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीयवाद की घोषणा की जाएगी। जैसा कि वहाँ पे बताया गया था कि जो राष्ट्र इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाती है वो कि वो सिर्फ यही बात बोल के करती है कि राष्ट्रपति मतलब बोले हैं कि आपातकाल लगाया जाता है। वहाँ पे कोई लिखित सिफारिश नहीं था। यहाँ पे लिखित सिफारिश की व्यवस्था की गई कि हाँ अब जब तक राष्ट्रपति अपना लिखित सिफारिश नहीं देंगे तब तक राष्ट्र मतलब आपातकाल नहीं माना जाएगा। ये 44वां संविधान संशोधन ने कहा। फिर आगे बात करें तो राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उपाय किए गए। मतलब राष्ट्रपति शासन और जो राष्ट्रीय आपातकाल थे उसके लिए मौलिक अधिकार को से मतलब संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसको 300 के तहत बना दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत इसको एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 31वां मतलब जो अनुच्छेद 31 में है उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। फिर एक कहा गया कि जो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 मतलब निरस्त नहीं किया जा सकता, वो बना रहेगा, निलंबित नहीं किए जा सकते अनुच्छेद 20 और 21 के बाद को। फिर यहाँ पे ये कहा गया कि इस उपबंध को हटा दिया गया कि जिसने न्यायपालिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। मतलब जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है कि अगर कोई भी काम गलत काम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करते हैं तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो इस विधि को 42वां संविधान संशोधन में हटा दिया गया था, जबकि 44वां संविधान संशोधन में उसको पुनः ला दिया गया। इस ये मतलब किया गया, ये सब प्रावधान जो था वो था 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें। धन्यवाद।